हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत में प्रचलित प्रमुख ऋतु के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं भी महत्वपूर्ण होगा तो भी हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से ही नहीं, हमें जानकारी के दृष्टिकोण से पढ़ना है। जब आप कोई भी चीज जानकारी के लिए पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको दोनों तरह से फायदा देता है। क्लियर? वो आपके लिए एक खुशी वाली बात हो जाती है, एक शौक हो जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी से जल्दी अधिक साथियों तक पहुंचे और यह परिवार बड़ा हो, क्योंकि यह परिवार जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा लाइक और उतने ज्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है, उतने ज्यादा विचार आएंगे जो हमें मोटिवेट करने का प्रयास करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की ऋतु, इंडियन सीजन। अब हम देखते हैं कि एक एक प्रश्न उठाना है मन में और उसका जवाब देना है कि ऋतु से कितने प्रश्न बन सकते हैं, या ऋतु से संबंधित परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सारे एंगल को हमें कवर करना है। तो आइए देखते हैं भारत की ऋतु, इंडियन सीजन। तो पहले हमें जानना है कि भारत की ऋतु तो है, ऋतु क्या है, पहले इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला यह प्रश्न तो पूछा जा सकता है कि ऋतु क्या है, ऋतु किसे कहते हैं। मसलन ऋतु के बारे में हमसे पूछा जा सकता है, ऋतु को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछने का अपना अपना तरीका है। तो आइए पहले हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि ऋतु क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं, एक वाक्य का छोटा सा वाक्य, वो आपका अपना अपना तरीका हो सकता है कि कैसे आप इनको परिभाषित करते हैं, ठीक है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक छोटा सा परिभाषा दें तो बिना रटे आपको याद हो जाए। तो पहले सुन लीजिए, मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ऋतु कहा जाता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ऋतु कहा जाता है। अगर आप इसको एक दो बार सिर्फ रिपीट कर लेंगे, साथ ही से पढ़ लेंगे, तो हमें लगता है कि आराम से याद हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इससे भी अच्छी परिभाषा आप बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को कैसे समझाना चाहते हैं। तो ऋतु की परिभाषा इस छोटे से वाक्य में आ जाता है। ऋतु क्या है? मानसूनी जलवायु की है। कैसी जलवायु? मानसूनी। और भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। क्लियर है? मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को, उस जलवायु की वजह से जो भारत में मौसम बनता है और उस मौसम के एक विशेष प्रकार का प्रतिरूप, एक विशेष प्रकार का सामान्य रूप देखने को मिलता है, उस रूप को ही हम ऋतु कहते हैं। क्लियर हो गया? ऋतु क्या है? एक दो बार आप पढ़ें, आराम से याद हो जाएगा। अब ये चीजें हो गई विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप। एक चीज और आप माइंड में सेट कर लीजिए कि यहां से हम भारत की ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि संपूर्ण भारत में जो यह मौसमी प्रतिरूप है वो एक तरह का नहीं होता है, ठीक है। अब ये चीजें देख लीजिए, जैसे इसमें आपको क्या क्या देखना है। ये मानसून की ऋतु की परिभाषा हो गया, और एक क्या है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम में बहुत ज्यादा
अंतर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? एक ऋतु से दूसरी ऋतु के आने के दौरान क्या होता है कि मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप गर्मी और ठंडी को देख सकते हैं। ठंड में क्या होता है कि हमें ठंड लगती है, हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है। और वहीं गर्म में ठीक विपरीत होता है, हमें जो है कि सूती वस्त्र पहनना पड़ता है और हमें ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है। ठंडी पानी चाहिए, ठंडा हवा चाहिए, ये सब चीजें आपको होती है। गर्मी में आपको उमस का सामना करना पड़ता है, वही ठंडी में आपको शीतलहर का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज ये होती है कि एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जो है कि परिवर्तन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और चीजें क्या है कि ऋतु में संपूर्ण भारत में इसका असर समान रूप से नहीं होता है, या इसका प्रभाव समान रूप से नहीं होता है। ये जो परिवर्तन है ना मौसम में, जो अंतर है या परिवर्तन है, आपको संपूर्ण भारत में अलग अलग देखने को मिलता है। इसमें हम इसको दो कड़ी में देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, मध्य भारत, और दूसरा हम इसमें देखेंगे तटीय भारत। तो मध्य भारत और तटीय भारत में अलग अलग इनका असर पड़ता है। मध्य भारत में यह जो परिवर्तन है मौसम का, ऋतु का, वो बहुत ज्यादा अनुभव किया जाता है। वहीं तटीय भारत में इसका जो अनुभव होता है वो नगण्य होता है। वहां की ऋतु बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। आपको पता चलेगा तटीय में कि ना ज्यादा ठंडी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। वहां के लोगों को पूरा साल एक जैसा मौसम का अनुभव होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब तूफान आता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, तटीय इलाके ज्यादा प्रभावित होते हैं या सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो उस स्थिति में तो उसे जो है कि मौसम में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मध्य भारत में यह परिवर्तन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और तटीय भारत में अपेक्षाकृत कम कह सकते हैं, अपेक्षाकृत कम परिवर्तन। ये चीजें हो गया, परिवर्तन की बात हो रही है, परिवर्तन, ऋतुगत परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन। मध्य भारत या उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, वहीं तटीय भारत में इसका जो है कि असर बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो हो गई ऋतु की बात। अब हम इसमें मुख्य रूप से हमें जो जानना है वो जानना है कि भारत में जो है कि प्रचलित ऋतु की संख्या कितनी है। क्लियर हो गया? ये चीजें समझ लेने के बाद अब हम समझते, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको आराम से समझा सके, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ऋतुओं के प्रकार को, ठीक है। ऋतुओं के प्रकार। जब आपसे भारतीय ऋतु के प्रकार या भेद के बारे में पूछा जाता है तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वो इसलिए कि भारतीय ऋतु का भेद वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक तो भारत में परंपरा से जो एक रिवाज चला आ रहा है या परंपरा से जो लोगों की राय चली आ रही है, अर्थात परंपरागत आधार पे। दूसरा है कि मौसम वैज्ञानिकों ने इसका विभेद किया है, उसको भी देखना है। तो इसको हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि ऋतुओं के प्रकार। पहला हम देख लेते हैं कि परंपरागत आधार पे, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं। परंपरागत आधार पर, परंपरागत आधार पे जो है कि भारत की ऋतु को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों, याद रखिए, 6 भागों में। अब इन 6 भागों को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहला तो हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि जैसे ऋतु, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं ऋतु, दूसरी तरफ इसका जो है कि समय लिखते हैं, ठीक है। पहले तो हम ऋतु लिख देते हैं,
ऋतु में देखिए दोस्तों, पहला होता है, पहला जो हम एक एक करके चलेंगे वो पहला ऋतु का नाम देख लीजिए, वसंत ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। ये जो है भारत में प्रचलित 6 प्रमुख ऋतु का नाम हो गया। तो आई होप कि आप एक दो बार पढ़ेंगे, ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उत्तर भारत के बच्चे जो है कि छोटे क्लास से ही इसको रखने लगता है, तो आई होप कि हमें याद होगा, इस चीज को याद रख लेना है। परंपरागत आधार पे भारत के ऋतु को 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये हो गया 6 ऋतु। अब हम इसको देखेंगे कि परंपरागत आधार पे इस ऋतु का जो समय होता है वह क्या है। समय अर्थात ये पूरे साल का है। एक साल में अगर 6 ऋतु है तो आप बताइए एक ऋतु में कितना महीना आता है। इस मतलब एक कॉमन सी बात है, एक वर्ष में 6 ऋतु, वर्ष में होते हैं महीने 12, तो एक ऋतु में कितने महीने हो जाएंगे इस हिसाब से 2 महीने। तो परंपरागत आधार पे भारतीय ऋतु में जो एक ऋतु की अवधि होती है 2 महीने की। अब हम उसे देखते हैं कि वह कौन कौन सा महीना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं भारतीय माह, मतलब इसमें हमको देखना है ये कौन कौन सा महीने। एक भारतीय माह और हम देखेंगे अंग्रेजी माह, किस किस महीने में क्या क्या इनका समय होता है। तो देखिए भारतीय माह में जो है कि अगर आपको हिंदी में महीना याद है तो आराम से हमको लगता है समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका देखिए हम लिखते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, इसको एक नाम दिया है मार्ग शीर्ष, ठीक है, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हो गया दोस्तों 12 महीना। हिंदी में भी महीना आराम से याद रख लेनी चाहिए आपको, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न चेंज होता जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको ऋतु का महीना अंग्रेजी में ही पूछा जाए, आपसे भारतीय महीना का नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद रख लीजिए एक चीज ये भी आपको इससे प्रश्न ये आता है कि भारतीय महीने का पहला या भारतीय संवत का पहला महीना कौन सा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऋतु पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, त्रा है, ये चीजें आपको याद रखना है, चैत्र। तो वसंत ऋतु का समय हो गया चैत्र, वैशाख, ग्रीष्म का ज्येष्ठ, आषाढ़, वर्षा का श्रावण, भाद्र, शरद का आश्विन कार्तिकीय महीना है, और हेमंत का अगहन, उसको हम मार्गशीर्ष के नाम से जानते हैं, और मार्गशीर्ष और पौष के बीच, और शिशिर ऋतु का जो समय होता है वो माघ और फाल्गुन। ये हो गया कार्यकाल हो गया, या फिर कहें इसका समय हो गया। तो आइए देखते हैं एक और जो अंग्रेजी के हिसाब से है, अंग्रेजी महीना के हिसाब से, उसको अभी हम देखते हैं। अंग्रेजी माह, अंग्रेजी माह जिस तरह इसको कोई जरूरी नहीं कि जैसे भारतीय महीने का या भारतीय संवत का पहला महीना चैत्र है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में उसको पहला महीना काउंट करेंगे, क्योंकि वो काउंट होने का जो अंतराल है बहुत ज्यादा है। जैसे आपका शक संवत है वो चैत्र शुरू होता है 25
मार्च के आसपास, 23 और 25 मार्च के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि वसंत ऋतु का समय अगर अंग्रेजी में आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्च से। लेकिन वहीं अगर हिंदी में अगर आप देखेंगे या भारतीय महीना के नाम के हिसाब से देखेंगे तो उस महीने का पहला महीना जो होता है वो चैत्र और वसंत ऋतु का वो समय होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं अंग्रेजी महीना में उसका समय क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है चैत्र महीने की शुरुआत होती है मार्च से, तो इसका समय क्या हो जाएगा, दो महीने में आप इसको बांटिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ये हो गया दोस्तों इसका जो है कि विभाजन हो गया अंग्रेजी माह का। अब ये देखिए आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको याद रख लेना है, आराम से आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला महीना कौन सा हो गया, वसंत, और भारतीय महीना चैत्र। आप अगर दो महीना बांट देंगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर? वसंत का चैत्र वैशाख, इस तरह आपको याद रख लेंगे। लेकिन आपको इधर अंग्रेजी में आते हैं, अंग्रेजी में महीने की शुरुआत होती है जनवरी से, लेकिन यहाँ पे वसंत ऋतु कब से आ रही है भारत में, मार्च से। तो ये भी अगर आप याद रख लेते कि वसंत की शुरुआत मार्च से होती है, मार्च अप्रैल वसंत, ग्रीष्म ऋतु होता है मई जून। उसी तरह आप वर्षा ऋतु लें जुलाई अगस्त, और शरद ऋतु है सितंबर अक्टूबर। देख रहे हैं यहाँ पे तालब शो और यहाँ पे दंशु, तो ये भी आप कोड कर सकते हैं, ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर, शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी। तो इस तरह हो गए, ये हो गए दोस्तों भारतीय परंपरा के आधार पे भारतीय ऋतु का विभेदन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हमने बताया था कि ऋतुओं का प्रकार दो तरह से ज्ञात किया गया, एक तो भारतीय परंपरा के आधार पे, और दूसरा है कि मौसम वैज्ञानिक ने भारतीय जो कि मौसम का विभेद किया है उसको भी हम जान लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम वैज्ञानिक आधार पे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मौसम वैज्ञानिक ने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। अभी आपने क्या देखा, परंपरागत आधार पे भारत की जलवायु को 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन वही मौसम के वैज्ञानिक ने उसको 4 भागों में बांटा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौसम वैज्ञानिकों ने भारतीय ऋतु को जो है कि कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में। वहीं अगर परंपरागत आधार पे अगर पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, 6 भागों में। तो उसी तरह हो गया, क्लियर हो गया कि मौसम वैज्ञानिक के आधार पे भारतीय जलवायु के कितने हो गए, 4 भाग हो गए। ठीक है, 4 भाग। अब हम उसको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि मौसम वैज्ञानिक ने जो है कि उसको किस आधार पे बांटा है, और खासकर प्रश्न जो है इसी आधार पर पूछा जाता है। वैज्ञानिक आधार पे जो ऋतु का भेद है उससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इन्होंने 4 आधार पे बांटा है। तो पहले हम एक एक करके देख लेते हैं कि 4 आधार पे जो उन्होंने बांटा है उस ऋतु का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ऋतु जो है उन्होंने 4 भागों में बांटा है, और उसका इस तरह अगर नाम देंगे तो पहले है शीत ऋतु, दूसरा क्या है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद तीसरा क्या है वर्षा ऋतु, और चौथा है शरद ऋतु। अब देखिए दोस्तों, इसको जानना है शीत ग्रीष्म, यहां ज्यादा झगड़ा नहीं होता है, शीत और ग्रीष्म को पहचानना आसान होता है।
तो मौसम वैज्ञानिकों ने देखा कि वो 6 में से उसी में से इसको 4 भागों में बांटा है। अब इसको पहचानना बिल्कुल आसान है। शीत ऋतु, आप समझ रहे हो शीत है, अभी हम महीना का भी नाम बताएंगे या समय बताएंगे, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक हमेशा वो तार्किक होता है। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में परेशानी होती है। तो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को याद रखना इस तरह कि ये जो है कि वर्षा ऋतु का जो आगमन होता है या फिर वो जो समय होता है वो क्या होता है, मानसून का आगमन। वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो मानसून के आगमन से ही शुरू हो जाता है और मानसून के जाने के बाद ये समाप्त हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। वर्षा ऋतु का समय मानसून के समय को कहा जाता है, मानसून का समय वो वर्षा का समय है। वहीं शरद ऋतु में ठीक उल्टा है, मानसून का निवर्तन मतलब परावर्तन। जब भारत से मानसून का वापसी होना प्रारंभ हो जाता है तो उससे जो है कि ऋतु जो उत्पन्न होती है या वो ऋतु का समय हो जाता है शरद ऋतु। अब मानसून का आगमन और मानसून का निवर्तन, इस पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बहुत मजेदार लगेगा, बिना रटे आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, पूरा विश्वास है। तो आप वहां जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसी नाम से मानसून का आगमन या फिर क्या मानसून का निवर्तन, इस नाम से प्लेलिस्ट में है वीडियो, वहां देख सकते हैं। चले आइए, हम ऋतु की बात कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक में 4 भागों में बांटा। पहला क्या, शीत ऋतु। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से भारतीय ऋतु का पहला महीना कौन सा है या पहला ऋतु कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। और अंतिम ऋतु कौन सा है, तो शरद ऋतु। देख रहे हैं, नाम मिलता जुलता है। शीत सबसे ऊपर, शरद सबसे नीचे, शीत ऊपर, शरद नीचे। इस तरह अगर आप 1-2 बार देख लें तो आराम से याद हो जाएगा। शीत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। अब मौसम वैज्ञानिक ने उसका समय निर्धारित किया है, वो हम देखने का प्रयास करते हैं कि वो समय कौन सा निर्धारित किया है, माह या समय। तो इसमें दोस्तों बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इन्होंने डेट का प्रयोग किया है, एक तारीख का प्रयोग किया है, उसको हमें इसमें देखना है। पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना है कि पूरे वर्ष को वैज्ञानिकों ने 4 भागों में बांटा और पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं। जब 4 ऋतु हो गए तो एक ऋतु कितने महीने का होगा, ये भी माइंड में आपको सेट कर लेना है। एक ऋतु हो जाएगा 3 महीने का, 3 चौके 12। तो ये भी आप माइंड में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो आप ऑब्जेक्टिव देख कर भी, ऑप्शन को देख कर भी आप आराम से लगा सकते हैं सही जवाब, ठीक है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनका समय भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या रखा है। तो दोस्तों देखते हैं, शीत ऋतु का समय जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने रखा है 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से 15 मार्च 15 दिसंबर से 15 मार्च। ये एकदम याद रख लेना है, माइंड में सेट रख लेना। वो मैं क्यों कह रहा हूं वो अभी क्लियर हो जाएगा। शीत ऋतु का समय 15 दिसंबर से 15 मार्च, कितना महीने हो जा रहे हैं, 3 महीने। और ग्रीष्म ऋतु को उन्होंने माना है 15 मार्च तक हो गया शीत ऋतु। उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, 16 मार्च से क्या हो जाएगा, 15 मार्च चुकी है, मार्च के बाद 3 महीना और जोड़िए, मार्च के बाद क्या हो जाएगा, जून। 16 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु। और उसके बाद यहां हो जाएगा 16 जून से, चूंकि 6ठा महीना है, 3 महीना और जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 सितंबर। और शरद ऋतु का हो जाएगा 16 सितंबर से हो जाएगा 14 दिसंबर। तो ये चीजें आपको इसलिए मैंने कहा कि याद रख लेना है दोस्तों। यहां आप डेट देख रहे हैं कि शीत ऋतु में उन्होंने 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का समय दिया है, लेकिन वो 15 मार्च लास्ट हो रहा है, 15 तारीख को ही लास्ट हो रहा है। लेकिन एक है शरद ऋतु, उसको आप देख रहे हैं कि उन्होंने, मौसम वैज्ञानिकों ने उसका समय दिया है 14 तारीख, 14 दिसंबर का, ठीक है। आप पूरा लिख दें,
तो ये चीजें हो गई मौसम वैज्ञानिक के हिसाब से, आराम से इनको याद रख लेना है। और मैं रटने का हमेशा विरोध करता हूँ, रटना तो है ही नहीं। आप शांति से सिर्फ अगर एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आई होप कि आपको पूरा याद हो जाएगा। शीत ऋतु का समय क्या दिया उन्होंने, 15 दिसंबर से 15 मार्च। वहीं ग्रीष्म ऋतु का है 16 मार्च से 15 जून। वर्षा ऋतु का जो शुरुआत होता है वो मानसून के आगमन से ही होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का जब आगमन होता है उससे जो है कि शुरुआत जो भारत में ऋतु होता है वह वर्षा ऋतु का होता है। उसका समय उन्होंने माना है 16 जून, मध्य जून से मध्य सितंबर तक, ठीक है। और यहाँ पे शरद ऋतु का जो समय है उन्होंने माना है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। जब वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून हम बता रहे थे तो जून से लेकर 1 सितंबर तक इनका समय रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। 1 सितंबर से वो लौटना स्टार्ट कर देता है। वो चीजें आपने आगमन और प्रस्थान वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो आई होप मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिक ने जो डेट फिक्स किया उसको, ये चीजें तो याद हो जानी चाहिए। लेकिन एक चीज जो हमें सतर्क रहने की जरूरत है वो ये कि ये जो समय है वो अस्थाई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मानसून के आने और जाने के समय में विलंब हो जाया करता है। जिस साल मानसून लेट से आता है तो भी हमारे यहाँ मुसीबत, जिस साल मानसून पहले आता है तो भी हमारे यहाँ मुसीबत, क्योंकि हमारी कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है और हमारे किसान मानसून को देखते हुए अपने फसल बोता है। अब समय से पहले आ गया, वर्षा समय से पहले हो जाएगा तो क्या होगा, हम तो तैयार अभी तो हो ही रहे हैं कि हमको जो है कि मानसून आ रहा है तो हमें धान बोना है। अब चूंकि धान बोने से पहले बारिश हो गई, बोते बोते निकल गई, तो क्या होगा, उस साल पैदावार घट जाएगी। वही समय से अगर बाद में आया, समय निकल गया, तो जाहिर सी बात है फसल का एक समय होता है, पीरियड होता है। अब वो पीरियड निकल गया तो उस साल भी फसल का जो है कि पैदावार घट जाता है। तो इसमें हमको जो देखना है वो याद ये रखना है, एकदम नोट करके लिख लीजिए, नोट कि यह समय जो एक सामान्य समय है। यह समय क्या है, सामान्य समय है। मानसून के देर से आने या पहले आने से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लियर, ये नोट करके आपको याद रख लेना है कि मानसून के आने और मानसून के जाने का जो विलंब या पहले कहते हैं, विलंब होने या पहले आने से वो हमारे इस स्ट्रक्चर को जो है वो प्रभावित करता है। लेकिन वो हर साल नहीं होता है, वो कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। तो दोस्तों आई होप कि भारत के ऋतु के बारे में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। हमें विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।